So the next scenario is in a controlled study, one group of albino rats were fed with 20 grams of glucose and other group with 20 grams sucrose daily for 6 months. On autopsy, the sucrose-fed rats developed more atherosclerosis than the glucose-fed. Explain the mechanism. Actually, जो जिनको sucrose दिया गया उनके पास जब सुक्रोज की ब्रेकडाउन हुई तो दे हैव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एज वेल। तो जो फ्रुक्टोज होता है इट्स मेटाबॉलिज्म लैक्स द FBP1 regulatory step which is present in the glycolysis of glucose but it is absent in the glycolysis of fructose, जिसमें जो हमारे पास फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी हो जाता है और उसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनता है जो टैग्स की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से बाय हैविंग द इनटेक ऑफ फ्रुक्टोज it accelerates the formation of tags as compared to the rats that are not being fed with fructose. वहां पर tags की production उतनी नहीं हुई. That's why जो sucrose वाले थे they are more atherogenic. That's the reason. उसके बाद है next scenario. Then we have a well-built adult man with of 25 years of age with 18 hours fasting in the holy months of Ramadan is still active. From where it gets energy, तो 18 hours तक we have glycogen stores and they will work. तो first of all तो वो हमारे पास जो है वो वर्क करेंगे, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा और सेकेंडली हमारे पास साथ में ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी जिसमें हम जो है वो नॉन कार्ब सोर्सेज से ग्लूकोज को जो है वो जनरेट करेंगे. ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है हाउ द अवेलेबिलिटी. सो इस क्वेश्चन के बी पार्ट में यू हैव टू टेल द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, सॉरी ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है उसकी आपने जो है वो रेगुलेशन बतानी है. ठीक है, सिंपली. तो इसमें यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है कि ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, CTH है. कैटेगोरी दिस इज अननेसेसरी बट आपने बताना है एनर्जी के अकॉर्डिंग ADP AMP जो बुक में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो बताना है. दिस इज ऑफ कोर्स अनदर बुक, हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे. नेक्स्ट सिनेरियो इज अबाउट a newborn baby developed diarrhea, abdominal distension and foul smell in breath after breastfeeding. This is important point कि कब हो रहा है. This is after breastfeeding. मीन सब कुछ ऐसा है उसके अंदर ड्यूरिंग फीडिंग कि उसके बाद उसको वो स्टार्ट हो रहा है और फीडिंग के दौरान भी बेबी इंजेस्ट मिल्क और मिल्क में लैक्टोज होता है. इट मीन्स ही इज लैक्टोज इंटॉलरेंट. So stool contains reducing substance and hydrogen breath test is positive. It is positive in case of lactose intolerance. So this is lactose intolerance. How will you manage this patient? By restricting the lactose in diet and by taking lactose free diet. तो बेबी को हम मदर मिल्क के शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स काउ मिल्क. ठीक है, जिसमें लैक्टोज कम होता है. नेक्स्ट सिनेरियो इज अबाउट a 61 years old man presented himself for periodontal checkup with signs of severely ulcerative and inflamed mucosal surface of lips and severe fissuring of the tongue. The possibility of uncontrolled diabetes mellitus was recognized and supported by laboratory test. There was no evidence of diabetes in the family history. He was referred to his physician for therapy before dental treatment was pursued. He returned to the clinic after a few days, by which his blood glucose concentration was said to be 400 milligram per dl. इस पूरे पैराग्राफ में समझने की बात यह है कि उस पर्सन को डायबिटीज है. What other biochemical test would be needed to confirm the diagnosis of diabetes? It is OGTT, oral glucose tolerance test, HbA1c हम करवाते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स वो हमने ऑलरेडी उसके देख लिए हैं. तो ये और 2-3 टेस्ट हैं. यूरिन एनालिसिस, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड HbA1c टेस्ट. जुवेनाइल और अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज में क्या फ़र्क है? जुवेनाइल डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, यानी मतलब टाइप 1 होती है यूजुअली. ठीक है, जिसमें इंसुलिन देने से वो सही हो जाती है. ठीक है, और जो मेचोरिटी ऑनसेट होती है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होती है और इट इज कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस टू इंसुलिन. दैट्स वाई इंसुलिन थेरेपी भी उसमें कोई खास मदद नहीं करती है. उसके अलावा जो टाइप 1 है उसमें कीटो एसिडोसिस होता है. टाइप 2 में कीटो एसिडोसिस जो है वो कम होता है. उसके अलावा दैट्स इट, ये इनका जो है वो डिफरेंस था. नेक्स्ट सिनेरियो में है अ 30 years old man suffering from type 1 diabetes admitted to emergency of a hospital in a semi-conscious state with fever, nausea and vomiting. डायबिटीज़ है उसको. शी वॉज एक्सट्रीमली थर्स्टी एंड हर ब्रेथ स्मेल्ड ऑफ एसीटोन. अच्छा, एसीटोन ब्रेथ में क्यों आ रहा है? क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में जब इंसुलिन नहीं होती तो कीटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है और जो कीटो एसीटेट होता है ना, एसीटो एसीटेट सॉरी, वो तो ब्लड में लेवल्स उसके ज़्यादा होते हैं, जबकि जो एसीटोन होता है वो थ्रू लंग्स जो है एक्सक्रीट होता है और ब्रेथ में फ्रूटी सी एक स्मेल आती है एसीटोन की. A urine sample was strongly positive for ketone bodies and glucose along with elevated plasma glucose concentration. She was treated by subcut administration of a polypeptide hormone to correct the elevated plasma glucose concentration, and that is obviously obviously insulin, which will subside her symptoms because she was suffering from type 1 diabetes. और इस केस में she has insulin deficiency. Explain how this hypoglycemic hormone could reduce elevated blood glucose concentration. Obviously, the insulin will increase the utilization of glucose by the cells. Thus, the blood concentrations of glucose will be reduced
produced, or it will shunt glucose to glycogen production. ठीक है, shunt glucose to fatty acid synthesis, जिसके नतीजे में उसकी जो blood levels हैं वो कम हो जाएंगे. How can you explain the cause of ketonuria in this patient? When there was no insulin, तो insulin की absence में we use fatty acids for energy because glucose is not available to cells. तो fats की breakdown start हो जाती है, fatty acids release होते हैं, और fatty acids की beta oxidation से acetyl CoA बनता है, और liver acetyl CoA को convert कर देता है into ketone bodies, which is another source of energy in case of extreme hypoglycemia. तो ketone bodies के levels भी increase करने लग जाते हैं in insulin deficiency. ठीक है. Next scenario is next part of this question is how can you explain the causation of glucoseuria in this patient? Obviously जब blood में glucose बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो it will start leaking up into the urine. That's why glucoseuria is being occurred. Or how ketone bodies are synthesized in the body? This is a simple question. You can go and check Lipin caught for this question. Next question is a 4-month-old male infant immigrated to Pakistan a month ago. Extremities. When doctor examined the patient, he noticed he was normal at birth, but later tremors appeared in his musty order to the baby's wet diaper. ठीक है, उसकी मस्टी ऑर्डर थी डायपर के अंदर. ठीक है, मस्टी ऑर्डर, मस्टी माउजी ऑर्डर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया. बिना सोचे समझे आपने फिनाइल कीटोन यूरिया लगा देना. यहाँ पर इसका आंसर जो है वो लिखा हुआ था मैपल सिरप यूरिन डिजीज, विच इज रॉन्ग. मैपल सिरप यूरिन डिजीज की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर मस्टी माउजी ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आता. ठीक है, जैसे एल्केप्टोन यूरिया में ब्लैक स्टूल ऑन स्टैंडिंग, ब्लैक कलर आता है ऑन स्टैंडिंग, तो बिल्कुल इसी तरह ये इसका कैरेक्टर है. तो आपने ये आंख बंद करके यू कैन मार्क phenylketonuria. What is the probable diagnosis, which is phenylketonuria? Write down the name of enzyme which is deficient in this disease along the reaction catalyzed by this enzyme. That was phenylalanine hydroxylase, and it converts phenylalanine to tyrosine. ठीक है, उसके बाद है enumerate the alternative metabolites which may be produced in this pathological condition, that is phenyl pyruvate, phenyl acetate एंड फिनाइल लैक्टेट. ये कंपाउंड बनते हैं अगर फिनाइल एलानिन टायरोसिन में मेटाबलाइज नहीं होता, फर्दर कंपाउंड्स नहीं बनाता तो. ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा इसका जो है वो सिनेरियो है. इस लेवल पर हमारे पास ये फिनाइल एलानिन है, ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता, फिनाइल कीटोन यूरिया इसको कहते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल एसिटेट में और फिनाइल लैक्टेट में और फिनाइल पायरुवेट में. ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये डिजीज़ है. Then we have another scenario. A 4-year-old boy, a first-degree consanguineous couple, was noted by the parents to have darkening of urine to an almost black color. That is the characteristic feature of alkaptonuria. ठीक है, तो आप इसमें alkaptonuria मार्क कर सकते हैं. When it was left standing, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, कोई और चीज़ नहीं है, उसको चाइल्डहुड ग्रोथ भी नॉर्मल है. तो आपने बायोकेमिकल डिसऑर्डर बता दिया, alkaptonuria है. आपने इसकी रीजनिंग बतानी है कि वो ब्लैक कलर में क्यों हो जाता है, बिकॉज उसमें जो होमोजेंटिस्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, it is oxidized to a dark pigment on standing, which gives a characteristic dark color to urine or stool during standing. ठीक है, alkaptonuria is a metabolic condition involving a deficiency in homogenetic acid, which is an enzyme. ठीक है, तो that was the question. उसके बाद ALT और AST के reactions पूछे, and that is a simple question. You can see and you can look into the book for this answer. उसके बाद है why do patients with Hartnupp's disease have hyperaminoaciduria without an associated hyperaminoacidemia? यानी ब्लड में तो ज़्यादा नहीं होता, बट यूरिन में क्यों ज़्यादा होता है अमाइनो एसिड्स इन हार्टनप्स डिजीज? बिकॉज हार्टनप डिजीज में ना एक्चुअली जो यूरिन से किडनीज के अंदर जो चैनल रीअब्जॉर्प्शन करता है ना अमाइनो एसिड्स की, वो चैनल ख़राब हो जाता है. तो जब वो चैनल ख़राब होता है, तो अगर वो चैनल वर्किंग कर रहा होता तो ब्लड में लेवल्स एलिवेट होते हैं. ठीक है, तो वो चैनल वर्क नहीं कर रहा तो ब्लड में लेवल्स कम होते हैं ड्यू टू लेस रीअब्जॉर्प्शन, और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होने लग जाता है. तो यूरिया हाइपर अमाइनो एसिड यूरिया होता है और हाइपर अमाइनो एसिडीमिया नहीं होता. ठीक है, अल्कलाइन टाइट क्या होता है? अल्कलाइन टाइट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आया है, 2-3 बार आया हुआ है क्वेश्चन. अल्कलाइन टाइट होता है जब हम फूड लेते हैं ना, तो हमारे स्टमक के अंदर जब फूड जाता है, तो जब स्टमक HCl सिक्रीट करता है इनटू इट्स ल्यूमेन फॉर डाइजेशन बाय पेप्सिन, तो उसी वक्त जब वो HCl सिक्रीट करता है ल्यूमेन में, ऑन द अदर हैंड इट सिक्रीट्स बाइकार्ब इनटू द ब्लड. ठीक है, फॉर बैलेंसिंग पर्पसेस. तो फॉर राइट आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ मील आपके ब्लड में बाइकार्ब लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. ड्यू टू दिस रीजन दिस सडन इंक्रीज इन बाइकार्ब और अल्कलिनिटी इन योर ब्लड इज नोन एज अल्कलाइन टाइड. pH इंक्रीज हो जाती है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. So next scenario is about a mother brought her 3-month-old child in pediatric ward with complaint the urine soaked nappy becomes blackish. Again alkaptonuria enzyme homogenetic acid oxidase होता है, और सेम वही रीजन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट पार्ट, a 2-year child was taken to the hospital
his mother said that he vomited frequently, especially after feeding. Or the child's weight and physical development was below normal. His hair, although dark, had white patches. A urine sample treated with FeCl2 had a green color, characteristic of presence of phenyl pyruvate. यानी फिनाइल पायरुवेट, ये फिनाइल कीटोन यूरिया वाला केस है. एक तो इसको फिनाइल कीटोन यूरिया है जिसकी वजह से फिनाइल पायरुवेट है, ठीक है. और सेकेंडली हेयर्स में वाइट पैचेस इस वजह से हैं बिकॉज मेलानिन की प्रोडक्शन भी कम हुई भी है. क्योंकि फिनाइल कीटोन यूरिया में हमने बात की थी, फिनाइल एलानिन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन. दिस स्टेप इज ब्लॉक्ड. तो जब टायरोसिन नहीं होगा तो ना ही मेलानिन बनेगा बिकॉज इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम टायरोसिन, और उसकी वजह से एल्बिनिज्म भी होगा इस पेशेंट के अंदर. तो कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है? वी हैव डेफिशिएंट फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज. द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय दिस एंजाइम, तो ये इसका रिएक्शन लिखा हुआ है. सॉरी, ये रिएक्शन है जिसमें फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट वाला, ठीक है. और जब ये नहीं हो पाता तो फिर ये फिनाइल पायरुवेट बनाता है, फिनाइल एसीटेट और फिनाइल लैक्टेट बनाता है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. फिनाइल एलानिन यूरिन में क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि शंटेड पाथवे वो बनना स्टार्ट हो जाएगा जब टायरोसिन नहीं बनेगा. मैनेजमेंट क्या है इस पेशेंट की? फिनाइल एलानिन फ्री डाइट. व्हाट इज द सोर्स ऑफ फिनाइल पायरुवेट एंड फिनाइल लैक्टेट? अगेन जब टायरोसिन नहीं बनेगा तो वो ट्रांसएमिनेशन के जरिए से ये वाले कंपाउंड्स बनने लग जाएंगे, ठीक है. सो दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. फिनाइलएलानिन पायरुवेट और लैक्टेट के लेवल्स जो है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हुए हैं. नॉर्मली तो ये होते ही नहीं है ना, बट ये ज़्यादा हो जाते हैं इन फिनाइल कीटोन यूरिया पेशेंट. और ये रीज़न भी पूछिए, अगर आपसे पूछी जाए कि वाइट पैचेस क्यों है हेयर्स में, तो वो एल्बिनिज्म की वजह से हैं, ठीक है. दिस इज अनदर सिनेरियो विद द सेम थिंग्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि बॉय के हेयर में वाइट पैचेस क्यों हैं, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया. बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, तो आप पढ़कर जो है वो खुद आप उसका आंसर दे सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, and this is the answer to that question. Next question is, a young boy with fulminant hepatic failure presented in ER in unconscious state. उसके blood ammonia levels नॉर्मल है, अच्छा नॉर्मल से ज़्यादा है, 10 to 20 नॉर्मल होता है, 100 है उसका. डॉक्टर डायग्नोस्ड अमोनिया इंटॉक्सिकेशन. अमोनिया इंटॉक्सिकेशन का मैकेनिज्म क्या होता है कि जब अमोनिया ब्लड में ज़्यादा होता है तो वो जो अमोनिया है वो ग्लूटामेट के साथ मिलकर ग्लूटामीन बनाता है, और इससे क्या होता है कि जो ग्लूटामीन अक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है. और हमारे ब्रेन के अंदर अमोनिया और इनकी अक्यूमुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, इवन टीसीए साइकिल जो है वो ब्लॉक हो जाता है. उसके अलावा फॉर्मिंग ग्लूटामीन और ग्लूटामीन एस्ट्रोसाइट्स में इंटरफेयर विद फंक्शंस, यानी एस्ट्रोसाइट्स के नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म करने देता, और सेरिब्रल एडीमा कॉज करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिप्लीशन में भी इसका रोल होता है. दैट्स हाउ अमोनिया इंटॉक्सिकेशन टेक्स प्लेस. उसके बाद है अमोनिया इज बीइंग हाउ इट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड. तो ट्रांसपोर्ट ये दो फॉर्म्स में होता है, लिपिनकॉट में लिखा हुआ है, एलानिन की फॉर्म में और ग्लूटामीन की फॉर्म में, ठीक है. तो ये आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. सोर्सेज क्या हैं इसके? बैक्टीरियल एक्शन में, ठीक है, ग्लूटामीन से, ग्लूटामिनेज एंजाइम के जरिए से, अमाइन से, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन से अमोनिया जो है वो बन रहा होता है. उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास, दिस इज अ लॉन्गर वन बट ये रिलेटेड टू पीएच एंड इम्बैलेंस है, एसिड बेस इम्बैलेंस है, दैट्स इंपॉर्टेंट. So in this scenario, we have a 52-year-old male with end-stage renal disease requiring dialysis is brought to ER, feeling weak and dizzy. He missed dialysis for the first time over the weekend to attend his niece's wedding. On presentation, his heart rate is 50 and his ECG demonstrates tall peak T waves with a narrow base in precordial leads, shortened QT interval. अच्छा, ये जो दो तीन चीज़ें यहाँ लिखी हुई है ना, आप इनको क्रैम कर लें, याद कर लें. These are the typical signs of a condition. मैं अभी बताती हूँ. Tall peaked T waves, शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ठीक है. इसके उल्टी भी तीन चीज़ें होती हैं, वो उसी कंडीशन को उल्टा करके आ जाती हैं, बट ये आपने ये क्रैम कर लेनी है दो कंडीशन. हिज ब्लड पोटाशियम लेवल्स आर 6. नॉर्मल ब्लड पोटाशियम लेवल्स आर अराउंड 3 to 5 इन बिटवीन होते हैं, 3 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर में होते हैं. ही इज सफरिंग फ्रॉम विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. सो पोटाशियम लेवल ज़्यादा है तो हाइपरकैलेमिया, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हाइपरकैलेमिया में आ रहे हैं, ठीक है. आपने इस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस के 4 कॉजेज बताने हैं. अब किसी भी चीज़ की इम्बैलेंस की जो कॉजेज होती हैं ना, अच्छा ये सोच के आप समझेंगे कि ये तो बुक में कहीं लिखी नहीं हुई, तो हम कैसे बताएं? आप खुद भी बना सकते हैं. लेट मी टेल यू कैसे. किसी भी चीज़ की इम्बैलेंस के ना रीजन होती हैं. अब अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है ना, तो इसकी जो जनरल आपके माइंड में रीजन आनी चाहिए वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आइदर उसका डाइटरी इंटेक ही ज़्यादा है, तो फर्स्ट रीज़न इज इंक्रीज डाइटरी इंटेक, ठीक है. अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगी. नंबर 2 कि उसकी जो है वो एक्सक्रीशन कम हो गई है, ठीक है. अगर उसकी एक्सक्रीशन रीनल रूट से हो रही थी तो कोई किडनी प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से उसकी एक्सक्रीशन कम हो गई है. या थर्ड कॉज इज मे बी जेनेटिक, कोई भी डिजीज़ की कॉज समझ नहीं आ रही तो आप जेनेटिक लिख सकते हैं, ठीक है. ये 3 कॉजेज होगी, ठीक है. अब उन्होंने यहाँ पर 4 पूछी हैं. नंबर 4th कॉज ये हो सकती है कि जो इसकी एक्सक्रीशन फ्रॉम द जीआईटी है वो कम हो गई है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक है. कोई जीआईटी का कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो कंडीशन हो गई है,
ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से अब इसी तरह अगर कम हो जाने का पूछा जाए तो आपने नाइट्रेट इनटेक कम कर ली है, वो एक्सक्रीट ज़्यादा हो रही है थ्रू रीनल थ्रू जीआईटी, कोई उनका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, या वो कम बॉडी में जो उसकी मेंटेनेंस है वो कम हो गई है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम व्हिच इज जेनेटिक, ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर केस में अप्लाई हो सकती हैं, थोड़ा दिमाग लगाकर आपने अप्लाई करना है, ठीक है, तो ये हो सकता है, तो दिस इज हाइपरकैलेमिया। Second scenario दिया हुआ है, a 52-year-old male patient enters the ER complaining of shortness of breath and tingling in fingers. His breathing is shallow and rapid. He denies diabetes. Blood sugar भी normal है, कोई respiratory cardiac history भी नहीं है. वो एंटी एग्जाइटी मेडिकेशंस लेता है और वो कहता है कि उसको एंजाइटी अटैक्स आते थे पहले. While being worked up for chest pain in ABG is done, और ABG में उसकी क्या रिपोर्ट्स आई. अच्छा, उसकी यहाँ पर रिपोर्ट्स नहीं दी हुई, बस लिखा हुआ है कि उसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस था. कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट सिनेरियो से समझा देती हूँ कि किस तरह से रिपोर्ट्स को देखकर आपने एसिड बेस मेटाबॉलिज्म, एसिड बेस इम्बैलेंस को जज करना है कि वो क्या हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास. अच्छा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आउट ऑफ द वे है, इस मॉड्यूल का पार्ट नहीं है. बी पार्ट को देखेंगे. पेशेंट ऑफ CRF was brought to in state of unconsciousness, और उसकी भी सेम वाइडनिंग ऑफ QRS, टॉल टेंटेड टी वेव्स, तो हाइपरकैलेमिया है. ठीक है, ये समझ आ गई. नॉर्मल प्लाज्मा लेवल्स क्या होते हैं और नॉर्मल, ठीक है, तो ये हाइपरकैलेमिया है. नॉर्मल लेवल ऑफ पोटाशियम वो मैंने आपको बता दिया है 3 to 5 होता है. आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देख लें, उसको याद कर लें. रेगुलेशन कैसे हो रही है, किडनी से होती है, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन इसको रेगुलेट करा होता है बिकॉज एल्डोस्टेरोन पोटाशियम लूजिंग है और सोडियम को प्रिजर्व करता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है. अच्छा, ये ऑपोजिट है इससे. इसमें वो बता रहे हैं कि प्रोलॉन्ग PR इंटरवल है, फ्लैटेंड टी वेव है. ठीक है, अब ये फ्लैट हो गया, वहाँ पर टॉल था. ठीक है, तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है, हाइपोकैलेमिया की. ठीक है, इसकी कॉज क्या है, तो कॉजेज वो सारी मैंने आपको बताई, आप उनको देखकर कॉज यहाँ पर भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो कॉज बन रही है क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटीज़ की वजह से इंसुलिन जो है वो पोटाशियम को भी हमारे पास जो है वो शिफ्ट करवाता है इंट्रासेलुलरली. ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास इंसुलिन नहीं है तो उसको हाइपोकैलेमिया हो गया. ठीक है, इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोकैलेमिया हो गया बिकॉज इंसुलिन. अच्छा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी एक्चुअली पोटाशियम को इंट्रासेलुलरली से शिफ्ट कर रही है, इंसुलिन शिफ्ट नहीं करता. दैट्स वाई उसको हाइपोकैलेमिया हो रहा है. ठीक है, नॉर्मल लेवल्स 3.4 to 5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है. Next scenario is about a 20-year-old girl presented in emergency room with panic attack. She had noticed perioral paresthesia. ठीक है, और ये उन्होंने बता दिया है कि उसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस था. आपने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की 4 कॉजेज बतानी है. सत्या के अंदर एक टेबल बना हुआ है, उसमें सबकी ना 4-5 कॉजेज लिखी हुई है, वो टेबल याद कर लें. और ये कंपनसेट कैसे होगा, रेस्पिरेटरी वाला मेटाबॉलिकली कंपनसेट होता है, यानी थ्रू किडनी होता है. और किडनी वाला जो है अगर अल्कलोसिस या एसिडोसिस हो या मेटाबॉलिक हो तो वो हमारा रेस्पिरेटरी पासेज के थ्रू कंपनसेट होता है. प्लाज्मा एनाइन गैप, एनाइन गैप होता है कि जो ब्लड में हमारे केटाइंस है, मेनली सोडियम है, उसमें से जब हम एनाइंस को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको हम एनाइन गैप कहते हैं. उसके बाद बताई गई है कि बाइकार्ब कंसंट्रेशन एक मेल की 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है बिफोर मील विच बिकम 27 आफ्टर मील. तो इसको मैंने आपको बताया था, आफ्टर मील हमारा अल्कलाइन लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू अल्कलाइन टाइड फिनोमेना. ठीक है, जो कि ड्यू टू रिलीज ऑफ बाइकार्ब बाय स्टमक इनटू द ब्लड, उस वजह से होता है. उसके बाद है हमारे पास कि एक बेबी को डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और ये सारा कुछ हो रहा है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस का सिनेरियो है. ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो इज अबाउट 24-year-old. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये दी हुई है कंसनट्रेशन, हम ABG रिजल्ट पर ही शिफ्ट कर जाते हैं. pH 7.33 है, यानी एसिडिक pH है. ठीक है, अच्छा, जब भी आपने सिनेरियो सॉल्व करना है ना, कुछ सर्टन उसकी कंडीशन है, बहुत इजीली आप डायग्नोस कर लेंगे सिनेरियो. सबसे पहले आपने pH देखनी है कि pH एसिडिक है या अल्कलाइन है. तो यहाँ पर आपको नॉर्मल 7.34 से 7.35 से 7.45 तक होती है, तो 7.33 इज एसिडिक. अच्छा, अब आपने देखना है कि एसिडिटी, एसिडोसिस किस वजह से होता है. कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से होता है और बाइकार्ब के कम होने की वजह से होता है. अगर आपके गिवन सिनेरियो में, अभी आप सिनेरियो को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अगर गिवन सिनेरियो में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई हुई है, इसका मतलब कि जो एसिडोसिस है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है. और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जब भी होगा तो आप उसको रेस्पिरेटरी लेबल करेंगे. ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बाइकार्ब को देखना है. फिर आपने अगर बाइकार्ब के कम होने से एसिडोसिस होना था ना, तो अगर बाइकार्ब कम है तो बाइकार्ब की वजह से एसिडोसिस है, और बाइकार्ब वाले को आपने मेटाबॉलिक लेबल करना है. तो इस तरह से आप डायग्नोस करेंगे एसिडोसिस. अगर आपकी पीएच अल्कलाइन रेंज में है, यानी 7.45 से ज़्यादा है, फिर आप ये दोनों चीज़ें चेक करेंगे. अब आपको पता है कि जो अल्कलाइन होती है पीएच, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने की वजह से
और बाइकार्ब के ज़्यादा होने की वजह से होती है। तो आप बारी बारी दोनों को देखेंगे। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कम है, मीन्स के पीएच जो ज़्यादा हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से हुई है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस लेवल करेंगे आप उसको। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं आपको मिल रही, फिर आप बाइकार्ब देखेंगे। अगर बाइकार्ब ज़्यादा है तो इट मीन्स रीजन इज बाइकार्ब, तो आप उसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस लेबल करेंगे। यानी अल्कलोसिस है या एसिडोसिस है वो आपने पीएच देख के आपको पता चल जाएगा कि वो अल्कलोसिस है या एसिडोसिस है। ठीक है, वो मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है ये आपको पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब की कंसेंट्रेशन देखकर। अब हम इस सिनेरियो पर अगर अप्लाई करें तो पता चल गया मुझे कि उसको एसिडोसिस है। ठीक है, अब मैं देखूंगी एसिडोसिस कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से होता है और बाइकार्ब के कम होने की वजह से होता है। यहाँ पर किस वजह से हो रहा है? दोनों में से किसी एक वजह से ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है 25, नॉर्मल होती है 35 टू 45, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो कम है, ज़्यादा होनी चाहिए थी एसिडोसिस के केस में, मतलब कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं है। ठीक है, बाइकार्ब देखेंगे तो वो 12 है, 22 से 26 होनी चाहिए थी। और हमें पता है कि एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और बाइकार्ब कम होता है, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर बाइकार्ब कम है, इसका मतलब कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो अब आपको पता चल गया सिनेरियो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब नंबर 2 आपने पता लगाना है कि कंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेटेड है या फुली कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है। अच्छा, अगर आप अगर आपके पास पीएच से आपको पता लग गया एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब आपने मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को देखना है कि ये कंपनसेटेड है या नहीं है। तो अब आप देखेंगे, क्योंकि आपको पता चला ये मेटाबॉलिक है तो अब आप इसको छोड़ देंगे। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन देखेंगे। कंपनसेशन के लिए बाइकार्ब ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे, जब अल्कली ज़्यादा हो तो हम कोशिश करेंगे कि एसिड भी ज़्यादा हो जाए ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो फॉर फॉर द थिंग के कंपनसेशन के लिए यहाँ पर चूंकि बाइकार्ब कम है यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी नॉर्मल रेंज से कम होना चाहिए फॉर कंपनसेशन। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज से कम ही नजर आ रही है, इसका मतलब कि ये कंपनसेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पार्शियल कंपनसेशन है या फुल कंपनसेशन है ये आपको पीएच देख के पता लगेगा। अगर तो पीएच नॉर्मल रेंज के अंदर आ रही है, ठीक है, इसका मतलब कि फुल कंपनसेशन हो गई है। ठीक है, यानी इतनी कंपनसेशन हो गई है कि हम पीएच को वापस नॉर्मल रेंज में ले आए हैं। लेकिन अगर पीएच जैसे यहाँ पर है नॉर्मल रेंज में नहीं है, पीएच कम है, तो इसका मतलब इट इज पार्शियल कंपनसेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपनसेशन का पता लगाते हैं। इट इज यस इट इज कंपनसेटेड बट इट इज पार्शियली कंपनसेटेड। और आपको जो सिनेरियोज आते हैं मोस्टली वो पार्शियल कंपनसेशन के ही आते हैं। ठीक है, बिकॉज फुली कंपनसेटेड में अगर पीएच ही नॉर्मल होगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो वी हैव a worker while working near an iron melting furnace on a hot summer day develop marked hypovolemia and hyponatremia हो जाता है। तो हमारी बॉडी लॉस को कंपनसेट कैसे करेगी? ऑब्वियसली एल्डोस्टेरॉन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उससे फिर हमारे पास वाटर भी मूव करेगा और जो हम हैं वाटर हाइपोवोलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया कवर हो जाएगा। उसके बाद है, अच्छा दिस इज क्वेश्चन, हम सिनेरियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो, A 16-year-old female presents in emergency with severe hypoglycemia and hepatomegaly. Lab investigation she is found to have lactic acidosis and hypoglycemia. ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसी ब्लॉक के प्रीवियस सिनेरियोज में बायोकेम के। ठीक है, आपको पिछली वीडियो में पार्ट 1 में या पार्ट 2 में ये सिनेरियो मिल जाएगा अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो। ठीक है, दोनों पार्ट्स देखे हैं तो ठीक है, तो ये मैं अगेन डिस्कस नहीं कर रही हूँ। उसके बाद है 40-year-old लेबर फेंटेड ऑन अ हॉट समर इवनिंग एंड वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल। उसका ब्लड प्रेशर कम है तो हाइपोवोलीमिया हो गया उसको। सेम थिंग के मैकेनिज्म्स हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड्स क्या होती है 60%। अच्छा ये यहाँ पर लिखा हुआ है 60% नहीं, जो हमारा फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इंट्रा सेलुलर में आपने परसेंटेज बता देनी है। और 1 बफर ऑफ ईच ऑफ आईसीएफ एंड किडनी। अच्छा किडनी में हमारे पास बफर होता है, बाइकार्ब बफर होता है, प्रोटॉन बफर होता है, जबकि इंट्रा सेलुलर इस सेल के अंदर हमारे पास प्रोटीन बफर्स होते हैं। हीमोग्लोबिन बफर है जैसे, तो वो हमारे पास इंट्रा सेलुलर बफर में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक और सिनेरियो है एसिड बेस इम्बैलेंस का, जिसमें आपको बताया गया है, अच्छा बेबी एज 2 months वॉज एडमिटेड विद 2 week हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग। अच्छा वॉमिटिंग में अल्कलोसिस होता है। ठीक है, ये बात एक मैंने आपको बताया ना, सत्या में टेबल लिखा हुआ है तो अल्कलोसिस में वॉमिटिंग लिखा हुआ है। अच्छा, और होता भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में है। अच्छा एंड सेप्टिसीमिया है और अच्छा बगैर कुछ पढ़े आपको यहाँ से डायग्नोसिस मिल गया, तो अगर आपने वो याद किया तो इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू। और एडमिशन ही वाज सिवियरली डिहाइड्रेटेड एंड सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स। उसके सोडियम लेवल इतने हैं, सोडियम भी कम है, ठीक है, पोटाशियम भी कम है, क्लोरीन भी कम है। ठीक है, और ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड का दिया, सॉरी बाइकार्ब दिया हुआ है, बाइकार्ब ज़्यादा है।
अच्छा, सबसे पहले मैंने बताया था पीएच देखनी है। पीएच देखो तो इसकी पीएच ज़्यादा है, इसका मतलब अल्कलोसिस है। ठीक है, ये इतना कंफर्म हो गया। अगला पार्ट अगर हम देखें तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड देखूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, लेकिन फॉर अल्कलोसिस कार्बन डाइऑक्साइड शुड अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नॉर्मल है, 35 टू 45 के दरमियान में है तो नॉर्मल है। फॉर अल्कलोसिस कार्बन डाइऑक्साइड को कम होना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस नहीं है। बाइकार्ब को देखें तो बाइकार्बोट 41.4 है, ज़्यादा है, और अल्कलोसिस में बाइकार्ब ज़्यादा ही होता है। इसका मतलब ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, जो मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ। कंपनसेशन इसकी नहीं हो रही, क्यों क्यों कंपनसेशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ नॉर्मल रेंज में है। अगर कंपनसेशन हो रही होती तो चूंकि बाइकार्ब ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ज़्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं है तो कंपनसेशन नहीं हो रही, क्योंकि कंपनसेशन लंग से होनी है और उसको सर्कुलेटरी कोलैप्स हुआ है। ठीक है, सेप्टिसीमिया की वजह से, दैट्स वाई उसकी कंपनसेशन नहीं हो रही। ये आप सिनेरियो पढ़ लें, आगे से आपको समझ आ जाएगी, पूरा इसका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट सिनेरियो पर आ जाएं तो सबसे पहले पीएच देखनी है, 7.24 एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होनी चाहिए और बाइकार्ब कम होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो तो इट इज़ इंक्रीज्ड, ज़्यादा है, इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, बाइकार्ब कम है, ऑब्वियसली यहाँ पर कम ही है। ठीक है, इसका मतलब कंपनसेशन के लिए बाइकार्ब को ज़्यादा होना चाहिए था, बट अच्छा ये 25 है, ये एस नहीं है, ये 25 है, इसका मतलब ये बाइकार्ब नॉर्मल है। इसका मतलब है कि ये भी अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली वैल्यूज सही से इतनी नज़र नहीं आ रही हैं, बट दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर किसी बात की नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।